लोग तब असफल होते हैं जब वे अपने संबंधों का अधिक आकलन कर लेते हैं। संबंध सिर्फ तभी स्थायी रहते हैं जब हम उनका सही आकलन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन अहिरवार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ अचीवर में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भ्रामक संबंध। ये 32वां कारण है असफलता का, जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और श्रीनिवास और कंडूला की ये बुक असफलता सफलता की सीढ़ी है। इसका 32वां कारण आज मैं आपको बता रहा हूं कि लोग तब असफल होते हैं जब वे अपने संबंधों का अधिक आकलन कर लेते हैं। संबंध सिर्फ तभी स्थायी रहते हैं जब हम उनका सही आकलन करें। लोग अपने मित्रों, रिश्तेदारों, भाई बहनों, सहकर्मियों, पड़ोसियों, शिक्षकों व परिचितों से मदद मांगते हैं और अपेक्षित मदद न मिलने पर बुरी तरह आहत हो जाते हैं। ऐसा संबंधों के सही आकलन में असफलता के कारण हो सकता है। जब लोग किसी संबंध से अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाते, तो ऐसे संबंधों में उनकी रुचि कम हो जाती है या फिर उनमें संबंध को खत्म करने की प्रवृत्ति होती है। यह सच है कि व्यावहारिक दुनिया में संबंध सिर्फ भावनात्मक आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करते, बल्कि भौतिक लाभ पाने में भी मदद करते हैं। चाहे आपकी आवश्यकता भावनात्मक हो या भौतिक, आपको अपने संबंधों का उचित मूल्यांकन करना चाहिए, वरना आपके संबंध असफल हो जाएंगे। बहुत सी मित्रताएं और संबंध इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि संबंधों में शामिल कोई व्यक्ति अपने संबंध का सही आकलन करने में असफल रहता है। अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि उनकी अच्छी जुगाड़ है और वे कोई भी काम करवा सकते हैं। मेरा एक मित्र था जिसे एक संबंध पर बहुत विश्वास था और वह आशा कर रहा था कि उस संबंध की मदद से वह एक सौदा हासिल कर लेगा। जब उसने अपने रिश्तेदार से वह सौदा दिलवाने का आग्रह किया, तो उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। मेरा मित्र बुरा मान गया और उसने संबंध तोड़ लिया। इसे मैं संबंधों में असफलता कहता हूँ। इस मामले में मेरा मित्र गलती पर था, क्योंकि उसने अपने संबंध का गलत आकलन कर लिया था और संबंध को सुधारने के बजाय उसने उसे तोड़ लिया। मैं एक और प्रकरण बताना चाहूंगा जहां संबंध दुखद रूप से खत्म हो गया। कमलेश और रूपा 11वीं कक्षा से मित्र थे। वे एक ही कॉलोनी में रहते थे और उनके माता पिता भी अच्छे मित्र थे। स्कूल के बाद वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े। हालांकि उनकी कक्षाएं अलग अलग थी। कमलेश केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था और रूपा कॉमर्स की। स्नातक करने के बाद कमलेश दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में एमएससी करने लगा और रूपा ने एलएलबी करने का फैसला किया। दोनों साथ साथ रहते थे, फिल्में देखते थे और एक दूसरे से हर तरह की बातें करना पसंद करते थे। शायद ही ऐसा कुछ था जो वे दोनों एक दूसरे के बारे में न जानते हो। रूपा के लिए यह संबंध मित्रता था, परंतु कमलेश के लिए यह प्रेम था। पढ़ाई पूरी करने के बाद कमलेश एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करने लगा। इस समय रूपा एलएलबी के अंतिम वर्ष में थी। कमलेश ने रूपा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उससे शादी करने का फैसला किया। हालांकि उसने रूपा से इस मामले में बात नहीं की थी, परंतु उसे अपने संबंध पर बहुत विश्वास था। जब कमलेश ने अपने माता पिता की राय ली, तो उन्होंने अपने बेटे को सलाह दी कि वह इस बारे में रूपा से पूछ ले। कमलेश सहमत हो गया कि रूपा की परीक्षा खत्म होने के बाद वह उससे बात करेगा। उसे डर था कि अगर वह उसे अपनी योजना बता देगा तो इससे रूपा की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। कमलेश अपने भावी
वैवाहिक जीवन की योजना बनाने लगा और इसकी तैयारी करने लगा। रूपा की परीक्षाएं खत्म हो गई। वह अब वकालत करने और किसी वरिष्ठ वकील की सहयोगी बनने की योजना बना रही थी, परंतु एक वरिष्ठ वकील की सलाह पर उसने किसी विदेशी विश्वविद्यालय में आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। यह सुनते ही कमलेश का पारा चढ़ गया। उसने जोर देकर कहा कि अब रूपा को आगे पढ़ने के बजाय शादी कर लेना चाहिए। रूपा उसके असामान्य व्यवहार से हैरान थी, परंतु उसने यह सोचा कि कमलेश एक अच्छे मित्र की तरह उसके बारे में चिंतित है। बहरहाल जब कमलेश ने उसे बताया कि वह उससे शादी करने की योजना बना रहा है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रूपा ने उससे साफ कह दिया कि उसने कमलेश को कभी जीवन साथी की नजरों से नहीं देखा। रूपा ने कहा कि वह अपना कैरियर बनाना चाहती है और निकट भविष्य में विवाह नहीं करना चाहती। परेशान कमलेश ने रूपा के माता पिता को मनाने की कोशिश की, परंतु उन्होंने कहा कि यह उनकी बेटी के भविष्य का सवाल है, इसलिए फैसला भी उसी को करना है। रूपा कमलेश की भावनाओं को समझती थी। उसने यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश की कि वह एक अच्छा इंसान है और उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से होनी चाहिए, परंतु कमलेश के पागलपन का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अच्छी मित्रता संघर्षपूर्ण और दुखद संबंध में बदल गई। रूपा उसके व्यवहार से असुरक्षित और विचलित हो गई। वह यथासंभव कमलेश से बचने की कोशिश करने लगी, परंतु कमलेश अब उसकी पहले से ही अधिक निगरानी करने लगा। कमलेश किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार कमलेश ने यह प्रस्ताव रखा कि उससे शादी करने के बाद रूपा अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती है। रूपा ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उसका और कमलेश का नजरिया बिल्कुल अलग है और वह विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। कमलेश को लगा कि वह उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। वह रूपा के घर गया और विवाह करने की मिन्नतें करने लगा। रूपा ने चिढ़कर कहा कि वह लंबी दोस्ती का नाजायज फायदा न उठाए। इस पर गुस्सा होकर कमलेश ने चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया और भाग गया। किसी अप्रिय घटना की आशंका को भांपते हुए रूपा के माता पिता ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल रूपा को अस्पताल पहुंचाया और रूपा की जिंदगी बच गई। कमलेश भागकर शहर के बाहर की तरफ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सारी आशाएं खत्म हो गई थी। अपनी हरकत के परिणाम को सोचकर वह बहुत तनाव में था। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा है, इसलिए वह पास ही में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर तक गया और आत्महत्या कर ली। अगर कमलेश ने रूपा के साथ अपने संबंध का अति आकलन नहीं किया होता, तो वे दोनों ही अच्छी तरह जीवन बिता रहे होते और एक मधुर संबंध का आनंद ले रहे होते। अति आकलन और अपेक्षाएं संबंधों को कमजोर बना देती है, जैसा कमलेश और रूपा के साथ हुआ। हम में से बहुत से लोगों पर इस तरह का खतरा मंडराता रहता है, जिसका परिणाम अंततः असफलता होता है। ये 32वां कारण था, भ्रामक संबंध इसे कहते हैं, जिसमें कमलेश ने आत्महत्या कर ली। एक दोस्ती को उसने प्रेम समझ लिया, एक तरफा प्रेम हो गया। इस वजह से रूपा ने उससे शादी करने का, क्योंकि रूपा ने कभी भी कमलेश को उस नजरिए से नहीं देखा जिस नजरिए से कमलेश रूपा को देखता था। रूपा सिर्फ दोस्त समझती थी और कमलेश उससे प्यार करने लगा था। इस तरह ये जिंदगी खत्म हो गई कमलेश की, क्योंकि उसने चाकू घोंपा। उसको लगा अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो उसने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर आत्महत्या कर ली। इस तरह उसका जीवन खत्म हो गया और रूपा अस्पताल पहुंची और उसकी
जिंदगी बच गई। क्योंकि अति आकलन और अपेक्षाएं संबंधों को कमजोर बना देती है। ये 33वां कारण है, तंग करने वाले संबंध। ऐसा लगता है कि कई लोग खुद को दुखी करने के लिए ही शादी करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग खुद को दुखी करने के लिए ही शादी करते हैं। कुछ ही दिनों में पत्नी पति को ताने मारने लगती है। पति उन तमाम चीजों के बारे में सोचता है जो उसने अपनी पत्नी के कारण गंवा दी है और वह तनाव में रहने लगा है। वे हर वक्त झगड़ते रहते हैं, परंतु वे इकट्ठे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विवाह के कारण उनके जीवन एक डोर में बंध गए हैं। उनमें अपने दुखद विवाह को खत्म करने का साहस नहीं होता। इसके बजाय वे बची हुई जिंदगी एक दूसरे को तंग करते हुए गुजारते हैं। इस तरह के दुखी दंपति एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं या एक दूसरे का सहारा नहीं बनते हैं। जाने अनजाने वे लगातार एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो खुलकर तो नहीं लड़ते, परंतु अपने जीवन साथी से नाखुश रहते हैं। वे हमेशा यही सोचते हैं कि उससे विवाह करके उन्होंने कितना कुछ खो दिया है और इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि उन्होंने कितना कुछ पा लिया है। ऐसे लोग आमतौर पर शिक्षित और सुसंस्कृत होते हैं। सीधे लड़ने के बजाय वे वैचारिक तर्कों का सहारा लेते हैं। दूसरे शब्दों में वे फिल्मों और राजनीतिक बातों का एग्जाम्पल देते हैं या घरेलू मामलों जैसे बहुत से विषयों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वे एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी का नजरिया और व्यवहार पसंद नहीं है, जबकि कहना वे यह चाहते हैं कि उन्हें जीवन साथी ही पसंद नहीं है। हालांकि पति पत्नी को एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना चाहिए, परंतु ऐसा करने के बजाय वे छोटे छोटे तरीकों से एक दूसरे का मनोबल कम कर देते हैं। जब कोई जीवन साथी यह सोचता है कि उसने विवाह के कारण कितना कुछ खो दिया है, तो चिढ़ सतह पर आ जाती है। वह लाभों के बारे में सोचता ही नहीं है। इस तरह के नजरिए पर अगर लगाम न कसी जाए तो यह हद से आगे बढ़ सकता है और असफल करवा सकता है। हालांकि जीवन साथी दुखी स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है, परंतु दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के कारणों की खोज करते हैं। एक दूसरे को तंग करने वाले दंपति से अगर आप उनके जीवन साथी के बारे में पूछ भर लें तो वे शिकायतों की लंबी सूची सामने रख देते हैं। हालांकि ऐसे दंपतियों की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं आपको इस तरह के संबंध का एक सामान्य प्रकरण बताना चाहूँगा और यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसी असफलता कितनी कुंठाजनक हो सकती है। मुरली गुप्ता और वाणीश्री की शादी उनके माता पिता ने तय की थी। जाहिर है वे दोनों भी इसके लिए राजी थे। सगाई के बाद वे एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे और हर दिन कम से कम एक बार फोन पर बातें करते थे। जब वे विवाह से पहले मिलते थे तो एक दूसरे का ध्यान रखते थे, तोहफे देते थे और प्यार भरी बातें करते थे। जब शादी के बाद उनके बीच का शारीरिक आकर्षण घट गया और उनकी मानसिक केमिस्ट्री गड़बड़ा गई तो वे एक दूसरे की गलतियां निकालने लगे। गुप्ता यह शिकायत करने लगा कि वाणीश्री को कपड़े पहनने का सलीका नहीं है और वह मेहमानों से ढंग से बातें नहीं कर पाती है। उसने अपनी पत्नी को यह भी याद दिलाया कि उसके माता पिता ने उसे 2 पहिया वाहन की डीलरशिप दिलवाने का वायदा किया था, परंतु 6 महीने बाद भी उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया था। उधर वाणीश्री ने गुप्ता पर आरोप लगाया कि उसने उससे झूठ बोला था
कि वह अपने दम पर कुछ बनना चाहता है और कंप्यूटर सेंटर चलाना चाहता है आदि। उसने उसे यह कहते हुए झिड़क दिया कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे उस जैसी पत्नी मिल गई, वरना वह तो इस काबिल ही नहीं था। गुप्ता शादी से पहले अपने परिवार की होजियारी की होलसेल दुकान पर बैठता था और शादी के बाद भी वह यही करता रहा। अक्सर गुप्ता को यह महसूस होता था कि वाणीश्री से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वाणीश्री भी गुप्ता के अपमानजनक व्यवहार से दुखी थी, परंतु गुप्ता ने शादी से पहले जो वायदे किए थे उनके पूरा न होने से वह परेशान थी। दोनों ही खुद को दोष दे रहे थे कि उन्होंने गलत व्यक्ति से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। गुप्ता के माता पिता और भाई ने उनमें सुलह करवाने की कोशिश की, परंतु समझौता कुछ समय तक ही चला। समय के साथ उनके बीच नफरत बढ़ती गई। उन्होंने स्वयं के तथा अपने आसपास के लोगों के जीवन को दुखी तथा तनावग्रस्त बना दिया। 2 बच्चों और 25 साल के वैवाहिक जीवन के बाद भी वे एक दूसरे को तंग करते रहे और दोष देते रहते थे। गुप्ता आत्मनिर्भर बनने के बजाय अपने माता पिता पर निर्भर बना रहा। जब वाणीश्री ने उस पर निकम्मा होने का आरोप लगाया तो गुप्ता ने उसे दोष देते हुए कहा कि वाणीश्री ही उसकी सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसे संबंधों में दोनों ही निराशावादी बन जाते हैं। वे एक दूसरे की सिर्फ नकारात्मक छवि देखते हैं। वे अपने जीवन साथी से विवाहित होने के लाभ को नहीं देखते। किसी भी विवाह में कुछ हद तक निराशा होती है, क्योंकि ऐसी अपेक्षाएं हमेशा रहेंगी जो पूरी नहीं हो सकती। साथ ही सभी विवाहों के कुछ अप्रत्याशित लाभ और वरदान भी मिलते हैं। बहरहाल दंपति इन लाभों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपूर्ण अपेक्षाओं को आवर्धक लेंस से देखकर अपने संबंध को कमजोर बना लेते हैं। अंत में वे गुप्ता और वाणीश्री की तरह असफल हो जाते हैं। सभी विवाहों के कुछ अप्रत्याशित लाभ और वरदान भी मिलते हैं। दोस्तों, सभी विवाहों के कुछ अप्रत्याशित लाभ और वरदान भी मिलते हैं। ये असफलता का 33वां कारण था जिसमें वाणीश्री और मुरली गुप्ता की शादी हुई। दोनों एक दूसरे से शुरुआत में खत लिखते थे, बाद में दोनों की शादी में जहर जैसा मामला हो गया। जैसा मुरली गुप्ता ने शादी से पहले वायदा किया था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, आत्मनिर्भर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह अपने माता पिता की दुकान पर, जो होजायरी की उनकी दुकान थी, उसी पर आश्रित रहने लगा। इस वजह से दोनों का संबंध आगे तक नहीं चल पाया और संबंध टूट गया। यह है 34वां कारण, हस्तक्षेप भरे संबंध। संबंधों में हस्तक्षेप। माता पिता के लिए अपनी संतानों से दूर रहना कष्टकारी होता है। माता पिता के लिए अपनी संतानों से दूर रहना कष्टकारी होता है, क्योंकि उनके लिए वे असंख्य त्याग करते हैं। परंतु छोटे परिवारों के वर्तमान युग में बच्चे अलग होकर स्वतंत्र जीवन बिताना अधिक पसंद करते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। उनके बड़े हो जाने के बावजूद वे हर पल उनके साथ रहना चाहते हैं। अपेक्षाओं की भिन्नता के कारण माता पिता और बच्चों में मतभेद पैदा हो जाते हैं। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे कृतघ्न हैं, जबकि बच्चे यह मानते हैं कि माता पिता उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब तक माता पिता बच्चों को आत्मनिर्भर जीवन जीने की अनुमति नहीं देते और उसे महत्व नहीं देते, तथा जब तक बच्चे माता पिता की भावनाओं को नहीं समझते, तब तक उनके संबंधों के असफल होने की संभावना होती है।
मतभेद इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष यह सोचते हैं कि उनका व्यवहार सही है। माता पिता एक अलग पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां माता पिता और बच्चे एक साथ रहा करते थे, जहां पिता परिवार का मुखिया होता था और उसकी अनुमति के बिना बच्चे कोई काम नहीं करते थे। बच्चे एक अलग पीढ़ी के हैं जो सोचती है कि उसे अलग और स्वतंत्र जीवन बिताने का पूरा अधिकार है। नई पीढ़ी के बच्चे अपने माता पिता से अपेक्षा करते हैं कि वे उनके साथ आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। आमतौर पर संबंधों की असफलता के लिए माँ बाप और बच्चे दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, ये आम बात हो गई है कि संबंधों की असफलता के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार होते हैं। डेफिनेटली ये सही बात है, क्योंकि माँ बाप और बच्चे दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। बहरहाल अक्सर मैंने पाया है कि माता पिता के बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप के कारण ऐसा होता है। बच्चों के बड़े होने और उनका अलग परिवार होने के बाद भी माता पिता उनके साथ पहले की ही तरह के संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इस वजह से संबंध स्वाभाविक नहीं रहता और यह प्रेम के बजाय कर्तव्य पर आधारित संबंध बन जाता है, जिस वजह से असफलता उत्पन्न होती है। यही मनजीत सिंह रंधावा के प्रकरण में हुआ। मनजीत सिंह रंधावा का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। मनजीत उत्तर प्रदेश में अंडर सेक्रेटरी पद से रिटायर हुआ था। उसके 3 बच्चे थे जिन्हें उसने बहुत जतन से पाला था। उसकी सबसे बड़ी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, शादी के बाद अमेरिका में रह रही है। दूसरे नंबर की संतान बेटा है जो टेक्सटाइल इंजीनियर है और शादी के बाद सूरत की एक टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहा है। सबसे छोटा बेटा लखनऊ विश्वविद्यालय में लेक्चरर है और उसकी भी शादी हो चुकी है। कोई भी पिता खुश होगा कि उसके बच्चे इतनी अच्छी तरह अपने अपने काम धंधे से लग चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि मंजीत खुश नहीं है अपने बच्चों से। उसे जो शिकायतें, उनकी सूची बहुत लंबी है। वह खुद को बेसहारा महसूस करता है। उसे इस बात का दुख है कि उसके बच्चे उसकी परवाह नहीं करते। वह कहता है कि वे खरीदारी करने के बारे में उसकी सलाह नहीं लेते, तनख्वाह बढ़ने जैसी घटनाओं के बारे में उसे सूचना नहीं देते, अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करते समय उसकी राय नहीं लेते, अपने बूढ़े माता पिता को साथ लिए बिना छुट्टियां मनाने चले जाते हैं आदि। जब उसने सुना कि उसका पुत्र सूरत में एक अपार्टमेंट खरीद रहा है तो वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि पुत्र ने मकान खरीदने से पहले उससे सलाह नहीं ली थी। वह कहता है कि हालांकि वह अपने पिता से ज़्यादा शिक्षित था, परंतु उसने कभी अपने पिता की अनुमति के बिना जीवन में कुछ नहीं किया। वह यह भी कहता है कि जब उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तब वे उसकी हर सलाह मानते थे, परंतु अब वे खुद को इतना आत्मनिर्भर और समझदार समझने लगे हैं कि उसकी सलाह को महत्व ही नहीं देते हैं। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि उसके 3 बच्चे हैं। अमेरिका में रहने वाली लड़की 3-4 साल में सिर्फ 1 सप्ताह के लिए उसके पास आती है। सूरत में रहने वाला लड़का जब अविवाहित था तो 3-4 महीने में एक बार मिलने आता था, परंतु शादी के बाद जब वह साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और तीसरा लड़का हालांकि उसी शहर में रहता है, परंतु वह कभी कभार ही नजर आता है। आइए मैं आपको इस कहानी का दूसरा पहलू भी बता दूं। तीनों बच्चों ने मिलकर अपने माता पिता के लिए एक घर खरीदा और उनकी पसंद की जगह पर उनके रहने की व्यवस्था कर दी। उसकी बेटी ने
अपने पिता के लिए मारुति 800 सीसी कार खरीदकर दे दी। लखनऊ में रहने वाला बेटा सप्ताह में कम से कम एक बार अपने माता पिता की सेहत के बारे में पूछताछ करने आता है। सूरत में रहने वाला बेटा उन्हें हमेशा साथ रखने के लिए 2 बार अपने घर ले गया, परंतु मंजीत सिंह रंधावा और उसकी पत्नी 10 दिन के भीतर ही यह कहते हुए लखनऊ लौट आए कि वे अनजान जगह पर नहीं रह सकते। मंजीत का दूसरा पुत्र कहता है कि पिता की मांगों को पूरा करना बहुत कठिन है, क्योंकि वे उनके पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। वह शिकायत करता है कि पिता इस तथ्य को नहीं समझते हैं कि उनके बेटों की भी अपनी गृहस्थी है और उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। वह अपने पिता को अव्यावहारिक और भावुक मानता है, जो मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की उनकी आवश्यकता को नहीं समझ पाते हैं। पिता की हस्तक्षेप करने की आदत के कारण ही वह लखनऊ में रहते हुए भी उनसे अलग रह रहा है। इस पुत्र का यह भी कहना है कि हर समय पिता की सलाह लेना संभव नहीं है। वह इस बात से दुखी है कि उसके पिता उसकी शिकायतें करते हैं और ये शिकायतें उसके व्यक्तित्व के बजाय उसके पारिवारिक जीवन से संबंधित है। वह पूछता है कि हर काम से पहले उसे अपने पिता की सलाह या अनुमति लेने की जरूरत है। मंजीत की केस स्टडी बताती है कि माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध किस तरह अनावश्यक दुख उत्पन्न कर सकते हैं। इसका कारण समझना आसान है। मंजीत अपने बच्चों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने से खुद को नहीं रोक पाया। वह यह भूल जाता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वे अपने माता पिता की देखभाल तो करना चाहते हैं, परंतु उनके हस्तक्षेप को नहीं झेलना चाहते हैं। मंजीत के हस्तक्षेप करने वाले रवैये की वजह से उसके अपने बच्चों के साथ संबंध असफल हो गए। दोस्तों, निगरानी ही अगर करना है तो एक उम्र तक कीजिए, एक हद तक मत कीजिए, अति मत कीजिए। किसी भी चीज की हद होती है। मंजीत सिंह रंधावा ने हद कर दी जब उनकी शादी हो गई। एक बेटी अमेरिका में है, दूसरा बेटा टेक्सटाइल कंपनी में इंजीनियर है, तीसरा बेटा जो कि लखनऊ में ही रहता है, लेकिन सिर्फ मंजीत सिंह के व्यवहार के कारण कि ये लोग मेरी सलाह नहीं लेते, ये बात बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती और पिता भी उनको बदनामी का एक ठीकरा दे रहे हैं कि ये बच्चे हमारी नहीं सुनते। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंजीत के हस्तक्षेप करने वाले रवैये की वजह से उसके अपने बच्चों के साथ संबंध असफल हो गए। दोस्तों, ये असफलता का 35वां कारण है, जिसका नाम है कौटुंबिक व्याभिचारपूर्ण संबंध। निकट संबंधियों से व्याभिचार अपराध बोध का एक महत्वपूर्ण कारण है। हो सकता है कई लोगों को यह मालूम ही ना हो कि बच्चों के साथ वे जो संबंध विकसित कर रहे हैं वह कौटुंबिक व्याभिचार की श्रेणी में आता है। सब जानते हैं कि बेटे पिता के बजाय माँ से ज्यादा लगाव महसूस करते हैं और माँ बेटियों के बजाय बेटों से ज्यादा लगाव महसूस करती है। इसी तरह पिता भी अपनी बेटियों से अधिक लगाव महसूस करते हैं और बेटियां पिता के प्रति अधिक प्रेम का प्रदर्शन करती है। कई माता पिता प्रेम और स्नेह की भावनाओं को कौटुंबिक व्याभिचार से अलग नहीं कर पाते हैं। सच्चे प्रेम और व्याभिचार को अलग करने वाली रेखा बहुत महीन है। गुप्त व्याभिचार इतना जटिल होता है कि इसे खोजना बहुत मुश्किल होता है, परंतु खुले व्याभिचार का पता लगाना आसान है। खुले व्याभिचार में अभिभावक और संतान के बीच सीधा सेक्स संबंध होता है। दोस्तों, इसको दोबारा आप सुनिए।
खुले व्यभिचार में अभिभावक और संतान के बीच सीधा सेक्स संबंध होता है, जबकि गुप्त व्यभिचार में उनके बीच सिर्फ प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध होता है। यह स्वाभाविक है कि माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करें, परंतु उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि, खासकर स्त्रियोचित पुरुषोचित भावनाओं की संतुष्टि को इंसेस्ट यानी कौटुंबिक व्यभिचार से जोड़ा जा सकता है। इसका अर्थ है कि कुछ माता पिता अभिभावक और बच्चे के बीच के सच्चे प्रेम की महीन रेखा को लांघ जाते हैं और व्यभिचारपूर्ण संबंध में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा मैंने कहा, गुप्त व्यभिचार को पकड़ना बहुत मुश्किल है, परंतु लंबे समय में अभिभावक और संतान दोनों ही समझ जाएंगे कि उनके बीच सामान्य से अधिक गहरा भावनात्मक संबंध है। ऐसे संबंधों की रक्षा करने के लिए संतान असामान्य और जटिल व्यवहार करेगी। उदाहरण के तौर पर व्यभिचारी संबंध से गुजरने वाली संतान विपरीत लिंग के व्यक्तियों से नफरत करने लगेगी और साथ ही आत्मविश्वास में कमी तथा हीन भावना का भी शिकार होगी। यह सच है कि वास्तविक व्यभिचारपूर्ण रिश्ते बहुत कम होते हैं, परंतु यह भी सच है कि गुप्त व्यभिचार काफी प्रचलित है। यह कई लोगों में सेक्स संबंधी अपराध बोध तथा ग्रंथियां बनाने का सबसे प्रभावशाली कारक है। माता पिता और बच्चों के बीच संबंध तभी तक स्वस्थ रह सकता है जब तक प्रेम और स्नेह सीमा के भीतर रहे। इस स्वस्थ संबंध में नजदीकी तो हो सकती है, परंतु अति अनुराग का कोई स्थान नहीं होता है। माता पिता के अज्ञान के कारण पनपने वाले गुप्त व्यभिचारपूर्ण संबंध संतान के दिमाग को विकृत कर सकते हैं। यह संबंध की असफलता नहीं तो और क्या है, क्योंकि माता पिता के अज्ञान के कारण पनपने वाले गुप्त व्यभिचारपूर्ण संबंध संतान के दिमाग को विकृत कर सकते हैं। यह संबंध की असफलता नहीं तो और क्या है। दोस्तों, ये था 35वां कारण, जिसमें माता पिता को प्रेम और स्नेह इस तरह से करना चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश में कमी तो ना छोड़े, लेकिन उनका जब वो वयस्क हो जाएं तब इस बात का ध्यान रखें कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे प्रेम और स्नेह किस तरह से करना है, अब उनको संस्कार देना है और कहाँ बिठाना है, कहाँ उठाना है, इस बात का ध्यान माता पिता को ही रखना चाहिए। तो ये था 35वां कारण। अब हम बात करने वाले हैं 36वें कारण की। ये असफलता का 36वां कारण है, जिसका नाम है आवेगपूर्ण संबंध। सीमा मुंबई में एक निजी एयरलाइन में एयर होस्टेस है। ये 36वां कारण है, जिसमें सीमा की केस स्टडी उन्होंने दी है कि सीमा मुंबई में एक निजी एयरलाइन में एयर होस्टेस है। वह 21 साल की है, आकर्षक है, मेहनती है और अपने काम में बहुत कुशल है। 3 साल के कार्यकाल ने उसके सुझाव से फ्लाइट के अंदर की सेवा में काफी सुधार हुआ, परंतु एक बार उसने एक यात्री की कॉलर पकड़कर उसे सीट से खींच लिया। सीमा का आरोप था कि वह यात्री उस पर भद्दी टिप्पणी कर रहा था। उसके अधिकारियों ने उसे फटकारा क्योंकि उसने इस तरह की स्थितियों से निपटने के स्थायी निर्देशों का पालन नहीं किया था और उतावलेपन का परिचय दिया था। सीमा आमतौर पर बहुत आलसी है, परंतु कई बार वह अपने घर का हुलिया बदलने के लिए बड़े फेरबदल कर देती है। उसके माता पिता उसके व्यवहार से हैरान है। कई बार वह घर के सारे काम खुशी खुशी करती है, चाहे यह बाथरूम की सफाई हो, फर्श पर झाड़ू लगाना हो या कपड़े धोना हो, परंतु कई मर्तबा अगर उससे
अपने कपड़े वार्डरोब में करीने से रखने के लिए भी कहा जाए तो वह भड़क उठती है। एयर होस्टेस बनने की उसकी कोई योजना नहीं थी। उसने कई क्षेत्रों में जाने की कोशिश की थी, जिनमें डॉक्टरी और पत्रकारिता शामिल है। उसने ग्रेजुएशन न करके एक निजी संस्थान में मीडिया स्टडीज में डिप्लोमा करने का निर्णय लिया था, परंतु ना तो वह डिप्लोमा पूरा कर पाई और ना ही ग्रेजुएशन। इसके बाद कुछ समय तक वह बिजनेस करने का सपना देखती रही। आखिरकार वह यह कहते हुए एयर होस्टेस बन गई कि उसे घूमना फिरना अच्छा लगता है। उसकी मित्रताएं भी चरम सीमा पर होती है। एक दिन तो वह किसी के करीब महसूस करती है, परंतु अगले ही दिन वह उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। उसके सहकर्मी और मित्र उसे तुनक मिजाज और घमंडी समझते हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों के अनुसार वह इतनी उदार और भली है कि संबंध बनाए रखने की खातिर कोई भी त्याग कर सकती है। हवाई जहाज में अपनी ड्यूटी करते समय सीमा एक दिन संदीप सोनकर से मिली, जो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मार्केटिंग मैनेजर था। दोनों ने अगला दिन एक साथ गुजारा। कुछ ही हफ्तों में वे इतने करीब आ गए कि संदीप के पास रहने के लिए सीमा ने दिल्ली तबादला करवा लिया। दिल्ली आने के बाद वे नियमित रूप से डेटिंग करने लगे। संदीप सीमा से प्रेम करने लगा था और एक दिन उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु सीमा का जवाब सुनकर वह दंग रह गया। सीमा का कहना था कि वह विवाह जैसी रस्मों में विश्वास नहीं करती, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकती। सीमा ने उससे पूछा कि क्या उसे उनके वर्तमान संबंध से कोई दिक्कत है। संदीप ने हालात से समझौता कर लिया। कुछ समय बाद सीमा एक डिस्को में संदीप के मित्र रणदीप से मिली, जो विज्ञापन फिल्में बनाता था। रणदीप ने उससे एक साबुन के विज्ञापन में मॉडलिंग करने का आग्रह किया। सीमा ने उस टीवी विज्ञापन में मॉडलिंग की। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब सीमा संदीप से ज्यादा समय रणदीप के साथ बिताने लगी। धीरे धीरे सीमा ने खुद को संदीप से दूर कर लिया, जो संदीप को पसंद नहीं आया। एक बार तो सीमा संदीप पर बिफर पड़ी कि उसे अपने मूर्खतापूर्ण जज्बातों से उसे परेशान नहीं करना चाहिए। कई अच्छे लोग अपने आवेगपूर्ण व्यवहार के कारण अपने संबंध तो बर्बाद करते ही हैं, अंततः अपना जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं और खुद को भी। संबंध तभी समृद्ध और सुखद बन सकते हैं जब लोग तार्किक सीमाओं के भीतर व्यवहार करें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, काम करने से पहले सोचें और संयम से रहें। जो लोग आवेगपूर्ण होते हैं वे फटाक से संबंध बना लेते हैं और उससे भी तेजी से उसे तोड़ देते हैं। वे हमेशा अपने स्वार्थ, आवश्यकताओं, चिंताओं और इच्छाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। स्वस्थ संबंध तभी बनते हैं जब आपसी त्याग और संतुष्टि हो। आवेगपूर्ण लोग अपने व्यवहार में अति कर देते हैं। मूड के हिसाब से वे बहुत उत्साही, बहुत नाराज, बहुत तनावग्रस्त, बहुत दुखी या बहुत खुश होते हैं। इस तरह के भावनात्मक अतिरेक से रिश्ते कमजोर होते हैं। इसके अलावा इस तरह का अनियंत्रित व्यवहार लोगों को कष्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि आवेगपूर्ण व्यक्ति व्यवहारवादी और सांस्कृतिक मानदंडों को तोड़ते हैं। ये मानदंड स्थायी संबंध बनाने के लिए मूलभूत है। आवेगपूर्ण लोग आसानी से व्यक्तिगत संघर्षों में उलझ जाते हैं और अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं। याद रखें, संबंधों में हमारी असफलता हमारे आवेगपूर्ण व्यवहार के समतुल्य होती है, क्योंकि
दोस्तों, याद रखें, संबंधों में हमारी असफलता हमारे आवेगपूर्ण व्यवहार के समतुल्य होती है। जैसा कि सीमा एक एयर होस्टेस थी, उसको एयर होस्टेस बनना भी नहीं था, लेकिन वो एयर होस्टेस बनी। वहां धीरे धीरे वो संदीप से मिली। संदीप उससे प्रेम करने लगा, शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीमा ने उससे फटकारा कि वो इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करती। इससे सीमा का एक रिश्ता बर्बाद हो गया, यानी एक तरफ से जीवन उसका बर्बाद हो गया। सीमा ने दूसरी तरफ संदीप के दोस्त रणदीप से डेटिंग करना शुरू कर दी, जो कि विज्ञापन टीवी में देता था और विज्ञापन एड बनाता था। रणदीप के करीब रहने लगी, संदीप से रिश्ता टूट गया, यानी कि शादी दोनों में से किसी से नहीं हुई और जीवन आने वाले समय में उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस तरह से ये आवेगपूर्ण संबंध था, जो कि असफलता का 36वां कारण है। एक एक कारण को अगर हम सही से समझेंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। और ये है 37वां कारण, जिसका नाम है कृत्रिम संबंध। हमें कृत्रिम संबंध किस तरह से बनाने हैं, इस बात का श्रीनिवास और कंडुला ने इस पर जोर दिया है कि संबंध अगर गलत अनुभूतियों और कृत्रिम व्यवहार पर आधारित हो तो वह आगे चलकर कष्टकारी हो सकता है। इसको दोबारा सुनिए। संबंध अगर गलत अनुभूतियों और कृत्रिम व्यवहार पर आधारित हो तो वह आगे चलकर कष्टकारी हो सकता है। दुर्भाग्य से आधुनिक संसार में ऐसे तरीके मौजूद नहीं है जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की वास्तविकता जानी जा सके। हम में से अधिकांश लोग विश्वास दिलाने वाले व्यवहार में निपुण होते हैं, भले ही हमारे संबंध वास्तविक ना हो। सही मैनर्स, एटिकेट और स्मार्टनेस प्रदर्शित करने के लिए हम में से कई लोग कृत्रिम व्यवहार विकसित कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी असलियत किसी को पता नहीं चल पाती है और हमारा नकली चेहरा हमारे आंतरिक स्वरूप के सामंजस्य में नहीं होता। कृत्रिम व्यवहार दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला हो सकता है हम दूसरों को गुमराह करने और उनसे अनुचित लाभ उठाने के लिए कृत्रिम व्यवहार करें। दूसरा कारण यह है कि हम अनजाने में कृत्रिम व्यवहार के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि समाज में अच्छी छवि बनाने के लिए हमें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। कारण चाहे जो हो, कृत्रिम व्यवहार सुख के बजाय दुख ज्यादा देता है। यह किसी संबंध को असफल करवाने वाले सबसे प्रभावशाली कारणों में से एक है। लंबे समय में कृत्रिम व्यवहार संबंध को स्थायी नहीं बना सकता, क्योंकि इससे शंका, अविश्वास, अनैतिकता और विश्वास की कमी उत्पन्न होती है। कृत्रिमता अब इतनी आम है कि हमें यह पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा कौन सा संबंध वास्तविक है और कौन सा कृत्रिम। जीवन साथी भी एक दूसरे के साथ कृत्रिम व्यवहार कर सकते हैं। कृत्रिम व्यवहार कितना नुकसान पहुंचा कर सकता है, यह रेखांकित करने के लिए मैं आपको सरोजा की कहानी बताना चाहूंगा, जिसने अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दायर किया है। सरोजा 27 साल की डॉक्टर थी, जो बेंगलोर के एक कॉरपोरेट अस्पताल में काम कर रही थी। स्मार्ट और बुद्धिमान सरोजा विवाह के लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश कर रही थी। वह माता पिता द्वारा तय शादी में विश्वास नहीं करती थी। उसका मानना था कि विवाह करने से पहले पुरुष और महिला को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए
सरोजा के माता पिता कर्नाटक के एक गांव में रहते थे और उन्होंने जीवन साथी चुनने का निर्णय पूरी तरह से अपनी बेटी पर छोड़ दिया। सरोजा की अपने सहकर्मियों या मित्रों में दिलचस्पी नहीं थी। एक मित्र से चर्चा के दौरान जब उसने कहा कि अच्छा जीवन साथी खोजना बहुत मुश्किल काम है, तो उसके मित्र ने सुझाव दिया कि वह इंटरनेट पर कोशिश करे, क्योंकि वहां पर अधिक विकल्प और अवसर मौजूद हैं। इसके अलावा इससे उसे यह लाभ भी मिलेगा कि वह रिश्ता जोड़ने से पहले चैटिंग कर सकती है। सरोजा को अपने मित्र का यह सुझाव पसंद आया। इसके बाद सरोजा ने घर पर एक इंटरनेट कनेक्शन लिया और हर शाम को वह कई लोगों के साथ चैटिंग करने लगी। कई बार तो वह आधी रात तक चैटिंग करती रहती थी। आखिरकार वह 2 पुरुषों के साथ नियमित चैटिंग करने लगी। उसे पता चला कि साईं प्रकाश वर्जीनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जयदीप राणा हैदराबाद में मानव संसाधन विकास एग्जीक्यूटिव है। समय के साथ दोनों से सरोजा के इंटरनेट संबंध प्रगाढ़ होने लगे। उन्होंने तोहफों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को अपनी पृष्ठभूमियां, पसंद और नापसंद, रुचियां आदि बताई। उसे पता चला कि साईं प्रकाश लगभग उसी की उम्र का था और 5 साल से अमेरिका में रह रहा था। वह एक प्रोफेशनल, सामान्य दिखने वाली, हंसमुख लड़की से विवाह करना चाहता था, जो पारिवारिक जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित हो। उसका मानना था कि पत्नी आजीवन मित्र होती है। जयदीप भी साईं प्रकाश की तरह ही सोचता था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह उम्र में साईं प्रकाश से छोटा लगता था। विवाह की संभावना पर विचार करने से पहले सरोजा ने उन दोनों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय लिया। इससे पहले कि वह अपने विचारों पर अमल करे, उसे जयदीप का एक ईमेल मिला। जवाब में उसने जयदीप को ईमेल भेजा, जिसमें उसने अपने विस्तृत विवरण के साथ यह भी पूछा कि वे कब और कहां मिल सकते हैं। उसने साईं प्रकाश को भी एक मेल भेजकर पूछा कि उनकी मुलाकात किस तरह हो सकती है और क्या वह उसके साथ विवाह करने में रुचि रखता है। जयदीप ने रविवार को सैमसंग शोरूम के पास ब्रिगेड्स में मिलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सरोजा को साईं प्रकाश का भी ईमेल मिला, जिसमें उसने कहा था कि सरोजा चैटिंग करने के लिए शनिवार शाम 7 बजे इंटरनेट पर ही रहे। उस शाम उसने सरोजा को बताया कि उसके साथ विवाह करने में उसकी दिलचस्पी है, परंतु वह उसका फोटो देखना चाहता है। सरोजा ने फोटो भेज दिया। अब दोस्तों, इस तरह से शादी हो रही है। उस लड़की, सरोजा नाम की जो लड़की है, उसको दोनों से चैटिंग करती है और दोनों से ये टाइम भी ले रही है मिलने का। साईं प्रकाश ने सरोजा को बताया कि वह 2 महीने बाद भारत आकर उससे मिलेगा। जयदीप से अगले दिन होने वाली मुलाकात के रोमांच के कारण सरोजा शनिवार की रात को सो नहीं पाई। अगले दिन जब वह जयदीप से मिली तो खुश हो गई। जैसी उसे उम्मीद थी, वह 28 वर्ष का आकर्षक नवयुवक था। वह बहुत मधुरभाषी था और उसका व्यवहार बहुत सुसंस्कृत था। दोपहर के समय सरोजा ने विवाह की संभावना पर चर्चा शुरू की। जयदीप ने कहा कि इन परिस्थितियों में विवाह के बारे में कोई फैसला लेना जल्दबाजी होगी, परंतु वह इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार हो गया। जयदीप ने उसे बताया कि वह बेंगलोर में 2 दिन और रहेगा, इसलिए वह उससे अगले दिन भी मिलना चाहता है। उसने उसे अपने मित्र के घर आने का न्योता दिया, जहां वह ठहरा हुआ था। इसके बजाय सरोजा ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। जयदीप अगले दिन सरोजा के घर पहुंचा। कुछ देर तक बातें करने के बाद
जयदीप ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। विचलित होकर सरोजा ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। जयदीप आग बबूला होकर चला गया। सदमे की हालत से उबरने और दोबारा सामान्य होने में सरोजा को लगभग 1 हफ्ते का समय लगा। वह हैरान थी कि एक सुसंस्कृत और सभ्य दिखने वाला व्यक्ति अचानक शैतान कैसे बन सकता है। उसने कुछ समय तक नेट पर चैटिंग बंद कर दी। हालांकि उसने जवाब नहीं दिए, परंतु साईं प्रकाश उसे लगातार मेल भेजता रहा। एक दिन साईं ने उसे मेल भेजकर बताया कि वह भारत आ रहा है। अपनी शुरुआती झिझक दूर करने के बाद सरोजा उससे अस्पताल के लाउंज में आधे घंटे की मुलाकात के लिए तैयार हो गई। साईं प्रकाश आकर उससे मिला। वह थोड़ा मोटा था और 35 के आसपास दिख रहा था। उसने भी सरोजा के साथ अच्छी बातें की, परंतु इस बार सरोजा सावधान थी। साईं प्रकाश उससे अगले दिन दोबारा मिलने आया और उन्होंने एक दूसरे के बारे में विस्तार से बातें की। उसने सरोजा को बताया कि वह उससे विवाह करने के बारे में गंभीर है। सरोजा ने निर्णय पर पहुंचने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया। जब साईं प्रकाश अपने पैतृक नगर लातूर में था, तब भी वह उसे हर दिन फोन करता रहा। उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए सरोजा ने एक और मुलाकात का प्रस्ताव रखा। जब साईं ने उसे अपने पिता से मिलवाया, तो सरोजा शादी के लिए तैयार हो गई। उन दोनों ने सरोजा के गांव में सादे समारोह में शादी की और इसके बाद अमेरिका चले गए। वे वर्जीनिया के पास एक उपनगरीय कस्बे में खुशी खुशी रहने लगे। 3 महीने बाद साईं घर आने में अनियमित हो गया। वह अक्सर टूर पर रहने लगा। सरोजा को वह बहुत कम समय दे पाता था। एक बार जब वह महीने भर तक घर नहीं लौटा और 2 सप्ताह तक उसने फोन भी नहीं किया, तो परेशान सरोजा ने उसे खोजने के लिए हर संभव पूछताछ की। बहुत मुश्किलों के बाद एक दोस्त के माध्यम से सरोजा का उससे संपर्क हो पाया। जब उसे पता चला कि साईं पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे, तो उसका मोह भंग हो गया। दरअसल वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था जैसा उसने बताया था। वह तो सिर्फ एक अर्धकुशल कर्मचारी था जो एक ऑप्टिकल निर्माता के यहाँ काम करता था। इस संबंध में साईं ने खुद को, अपने पिता को और रिश्तेदारों को धोखा दिया। सरोजा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अमेरिकी अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर दिया है और न्याय का इंतजार कर रही है। बहरहाल उसके पास अमेरिका में रुकने के लिए पैसे नहीं है और आश्रित वीजा होने के कारण उसे नौकरी भी नहीं मिल सकती है। कृत्रिम संबंध किसी भी स्थिति में बन सकते हैं। इसे कृत्रिम संबंध कहते हैं। दोस्तों, उसने 2 लड़कों से मुलाकात करने की कोशिश की। माता पिता ने जब शादी का प्रस्ताव रखने की कोशिश की कि बेटा शादी कर ले, तो माता पिता को उसने बोल दिया कि भाई मैं मेरे हिसाब से ही शादी करूंगी। जब माता पिता के पास कोई लड़का आता था कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो उसके सरोजा के माँ बाप कहते थे कि हमने फैसला हमारी बेटी पर छोड़ दिया है। दोस्तों, जब बेटी पर छोड़ा तो वो उनके जो रिश्तेदार और जो आसपास के जो लोग थे जिनसे शादी की बातचीत हो सकती है, उनसे ना मिलने की बजाय वो इंटरनेट पर चैटिंग करने लगी। और चैटिंग के बाद उसको 2 लड़के पसंद आए जिनका नाम जयदीप और साईं प्रकाश था। जयदीप 28 साल का था और जयदीप से जब पहली मुलाकात हुई और दूसरी मुलाकात हुई तो वो शारीरिक संबंध सरोजा के साथ बनाने लगा। उसने लताड़ दिया और उसे भगा दिया। दूसरा ये साईं प्रकाश था जिससे उसकी
शादी हुई, उसने अपने आप को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया, अमेरिका में रह रहा था, वो पहले से शादीशुदा था, फिर भी उसे धोखा दिया और उससे शादी कर ली, क्योंकि उसके 2 बच्चे भी थे। बल्कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, किसी एक सामान्य सी नौकरी करता था अमेरिका में, लेकिन उसने सभी को धोखा दिया, अपने पिता को, माता को, सबको धोखा दिया। और उसने ये किसी को नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसने अमेरिका में कोई शादी कर ली है। तो इस तरह से उसने धोखा दिया और सरोजा ने फिर अमेरिकी अदालत में धोखाधड़ी का मामला दायर कर दिया। कृत्रिम संबंध किसी भी स्थिति में बन सकते हैं और सिर्फ आसपास के माहौल तक सीमित नहीं है। कृत्रिम व्यावसायिक संबंध, कृत्रिम मित्रताएं, कृत्रिम रिश्तेदार, कृत्रिम प्रेम, कृत्रिम व्यवहार, कोई भी संबंध जो झूठ पर आधारित हो, असफलता का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये 37वां कारण था जिसका नाम था कृत्रिम संबंध। 37वां कारण बहुत खतरनाक था, क्योंकि इसमें सरोजा की मर्जी से ही शादी हुई थी। इसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं था। फिर भी सरोजा ने अपनी मर्जी से शादी की और उसके बाद भी उसकी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो गई, क्योंकि जब शादी हुई तो उसकी उम्र 28 से 30 साल की थी और 35 साल के एक व्यक्ति से उसकी शादी हुई। 2-4 महीने के बाद ही वो उससे अलग भी हो गई, तो जिंदगी तो बर्बाद हुई है उसकी। तो ये था दोस्तों 37वां कारण। अब हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में, जिसका नाम है जीत हार के संबंध। ये 38वां कारण है, जिसका नाम है जीत और हार के संबंध। हम में से कई इस तरह जिंदगी जीते हैं मानो हम युद्ध के मैदान में हो। सैनिक जानता है कि वह तभी जिंदा रहेगा जब दुश्मन मर जाए। इसी तरह कई लोग इच्छा या अनिच्छा से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे तभी जीत सकते हैं जब दूसरे असफल हो जाएं। ये एक जलन की भावना वाला काम है। दूसरों को हराने के उद्देश्य की कोशिश आपकी हार का रास्ता भी तैयार कर सकती है। जाहिर है, कई लोग दूसरों को मिटाने में लगे रहते हैं, हालांकि वे इसके परिणामों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी कारण मैंने यह कहा था कि हम सब में इस तरह व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है, मानो हम युद्ध के मैदान में हो। प्रतियोगिता और तुलना के लिए हम में से बहुत से लोग एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। यह संघर्षशील भावना हमें खेल कूद और पढ़ाई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बचपन से स्कूलों में सिखाई जाती है। बहरहाल, प्रतिस्पर्धा की सभी भावनाएं नकारात्मक नहीं होती। दूसरों को हराने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करना निश्चित रूप से नकारात्मक संबंध है, परंतु खुद के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उभारने के लिए प्रतिस्पर्धा करना सकारात्मक संबंध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम दूसरों को हराने के इरादे से काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा उनके लिए समस्याएं पैदा करती है और उनकी राह में अवरोध खड़े करती है। परंतु जब हम खुद के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उभारने के इरादे से काम करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर केंद्रित होता है। कुछ लोगों के पास यह प्रबल तर्क होता है कि प्रतिस्पर्धा अपने आप हमारे सर्वश्रेष्ठ रूप को बाहर निकाल देती है और यह एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तर्क में आंशिक सच्चाई है। प्रतिस्पर्धा आपको दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु
यह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं करती। इसका अर्थ यह है कि प्रतिस्पर्धा आपको अपनी क्षमता के एक हिस्से तक पहुंचने में ही समर्थ बनाती है। दूसरे शब्दों में, क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी जागृत नहीं हो पाता। प्रतिस्पर्धा भरे संबंध में संभावित क्षमता का यह हिस्सा दूसरों की कीमत पर होता है। क्या यह असफलता नहीं है? क्या ऐसे माहौल में संबंध समृद्ध हो सकते हैं? मेरे हिसाब से इसका जवाब है नहीं। इस संबंध में मैं आपको प्रतिस्पर्धा के परिणामों को रेखांकित करने वाली एक केस स्टडी बताना चाहूँगा, एक हारने वाला संबंध। विष्णु स्वरूप चड्ढा एक कुशल बिजनेसमैन है। विष्णु स्वरूप चड्ढा एक कुशल बिजनेसमैन है। लुधियाना के व्यस्त बाजार में उनकी दवाई की दुकान है। उनके 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम अनुराग और छोटे का नाम स्वराग है। अनुराग और स्वराग 2 बेटे हैं। बड़े का नाम अनुराग और छोटे का नाम स्वराग है। दोनों ही बचपन में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, जो एक ही खिलौने और कपड़े पर अधिकार जताने को लेकर होती थी। 2 बच्चों वाले एक ही खिलौने, 2 बच्चों वाले हर घर में इस तरह की प्रतिस्पर्धा आम है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना था कि चड्ढा ने दोनों के बीच समझौता करवाने के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया। उसने अपने बिजनेस के ज्ञान को इस्तेमाल घर पर किया, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था कि प्रतिस्पर्धा के कारण लोग ज़्यादा तेजी से तरक्की करते हैं और यह लोगों के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकालती है। इस वजह से अनुराग और स्वराग का आपसी संबंध कभी मधुर नहीं रहा। उनके लिए जीतने का अर्थ दूसरे को हराना था। अच्छे नंबर पाने का मतलब था दूसरे से आगे निकलना। खुशी का अर्थ था दूसरे से ज्यादा खुश रहना। लाभ का मतलब था दूसरे भाई से ज्यादा अच्छी चीज मिलना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह चीज उनके लिए सर्वश्रेष्ठ थी या नहीं। चड्ढा की रणनीति कुछ हद तक काम आई, क्योंकि बच्चों ने प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया। वे अपनी क्लास के सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यार्थियों में रहे। समय के साथ उनके बीच की प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। रोचक बात यह थी कि दोनों ने एक ही विषय लिया। शायद दोनों के मन में यह विचार था कि ऐसा नहीं करेंगे तो आपस में तुलना का मानदंड ही नहीं रहेगा। दोनों ने फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुराग ने कहा कि वह अपने पिता के साथ दवाई की दुकान में काम करना चाहता है। स्वराग ने भी उसी का अनुसरण करते हुए कहा कि वह भी अपने पिता से बिजनेस के दांव पेच सीखना चाहता है। दुकान किसे दी जाए, इसके लिए चड्ढा ने टॉस किया और दुकान छोटे लड़के को सौंप दी। इसके बाद उसने बड़े लड़के को पास ही में एक दुकान खुलवा दी। दोनों ही पुत्र एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। जब अनुराग दवाई का थोक वितरक बना तो स्वराग ने भी ऐसा ही किया। दोनों ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग के आक्रामक पैतरे अपनाने लगे। स्वराग को जब महसूस हुआ कि अनुराग उससे ज़्यादा सामान बेच रहा है, तो वह कम कीमत पर सामान बेचने लगा। इस वजह से अनुराग का लाभ कम हो गया और उसने स्वराग को जिम्मेदार ठहराते हुए बाजार में नकली दवाएं भर दी। दोनों भाइयों के बीच की इस प्रतिद्वंदी की चर्चा शहर भर में होने लगी। दूसरे थोक दवा वितरकों ने उनकी प्रतिद्वंदिता का लाभ उठाते हुए खुद को एक या दूसरे भाई के करीब घोषित किया।
चूंकि उनका पूरा ध्यान थोक व्यवसाय पर था, इसलिए दवा की दुकानों में उन्हें घाटा होने लगा। उनके पिता चड्डा ने रिटेल मार्केट में अपनी दुकान का जो ब्रांड नेम और अच्छी छवि बनाई थी, अब वह खत्म होने लगी। वह अपने पुत्रों की पागलपन भरी प्रतिद्वंदिता को सहन नहीं कर पाया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अपने पुत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उसने गलती की थी। एक दूसरे की राह में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए कीमतों की अंडरकटिंग, गलत काम करने और नकली दवाओं को बाजार में उतारने के कारण दोनों ही भाइयों को बिजनेस तथा अपने संबंधों में बहुत घाटा हुआ। उनके खिलाफ लोगों ने धोखाधड़ी के कई मुकदमे और आपराधिक प्रकरण दायर कर दिए। चड्ढा इन घटनाओं को देखकर इतना दुखी हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। बताइए, पिताश्री ही चल दिए। अनुराग और सौराग को न सिर्फ अपना बिजनेस गंवाना पड़ा, बल्कि भाइयों तथा सभी व्यवसायियों के रूप में भी वे अपने संबंधों में असफल रहे। परंतु इसके बावजूद दोनों ही यह मूल्यांकन करने में लगे रहे कि किसे ज्यादा नुकसान हुआ था, ताकि यह हिसाब लगाया जा सके कि जीत किसकी हुई थी। यह केस स्टडी भाइयों के बीच के हारने वाले संबंध को रेखांकित करती है। भाइयों के अलावा हम में से अधिकांश अपने मित्रों, सहयोगियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाते हैं। तथ्य यह है कि अगर हम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते या रणनीति नहीं बनाते, तब भी हम उतना ही या उससे ज्यादा हासिल कर सकते थे। इसके अलावा हमारा संबंध भी मधुर होता। न जाने क्यों हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर दूसरे हारेंगे तो हमें लाभ होगा, और इस धारणा की वजह से हम हारने वाला संबंध बनाने में अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, ये था 38वां कारण। 38वें कारण में जो चड्ढा साहब थे, उन्होंने अपने दोनों बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। प्रतिस्पर्धा दोनों बेटों में थी। उनकी प्रतिस्पर्धा इतनी खतरनाक हो गई थी कि चड्ढा साहब की जो इज्जत थी वो भी शहर में उछाली जा रही थी, क्योंकि चड्ढा साहब की भी दुकान थी। उन्हीं की दुकान पर दोनों बेटों को उन्होंने टॉस किया कि किसके पास मेरी दुकान जाएगी। तो छोटे बेटे के पास यानी कि सौराग के पास वो दुकान गई थी, और अनुराग को उन्होंने दुकान नहीं खुलवा दी। दोस्तों, इस केस स्टडी से यह महसूस होता है कि प्रतिस्पर्धा उतनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता सिर्फ जल के ही चले गए और दोनों भाई उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी यही सोचते थे कि किसको ज्यादा नुकसान हुआ। चाहे वो बर्बाद हो गए, लेकिन प्रतिस्पर्धा उनमें आज भी वैसी ही थी। तो ये था असफलता का 37वां कारण। अब हम बात करने वाले हैं संकोचपूर्ण संबंध। ये है 39वां कारण, जो कि असफलता में बहुत बड़ा बाधक है, जिसका नाम है संकोचपूर्ण संबंध। हम में से कई लोग इस बारे में सच्चाई बताने में सकुचाते हैं कि हम किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं या हमारे विचार क्या है। ऐसा तब होता है जब हमें यह डर होता है कि सच्चाई बताने से दूसरों को चोट पहुंच सकती है। हम तब भी संकोच करते हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, जब हम दूसरों का विश्वास जीतना चाहते हैं, या जब हम सिर्फ शाब्दिक समर्थन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति से लाभ लेना चाहते हैं। कई बार लोग तात्कालिक असुविधा से बचने के लिए झूठ बोलते हैं,
बहरहाल ऐसी बेईमानी संबंधों में सिर्फ समस्याएं पैदा करती है। समय के साथ हम अपने वास्तविक विचारों के बजाय उन विचारों को व्यक्त करना सीख जाते हैं। समय के साथ हम अपने वास्तविक विचारों के बजाय उन विचारों को व्यक्त करना सीख जाते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई चाहता है कि हम उससे किसी खास समय पर मिले, तो हम उसे वहां आने का आश्वासन देते हैं। हालांकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। परंतु अगर हम अपना वायदा पूरा न कर पाएं, तो इसका नतीजा हमारे लिए शर्मनाक हो सकता है। दूसरे सोचेंगे कि हमारी बातों या वायदों का कोई मूल्य या अर्थ नहीं है। इसी को संकोचपूर्ण संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध स्थायी नहीं बन सकते। संकोचपूर्ण संबंध इसलिए भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम किसी काम को करवाने से इनकार नहीं कर पाते। इस वजह से हमें मजबूरन ऐसे काम करना पड़ते हैं जिन्हें करने में हमें जरा भी आनंद नहीं आता। मेरा एक मित्र हमेशा दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहता है। पहले तो मैंने सोचा कि वह बहुत सामाजिक है और उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। जब इस वजह से उसके करियर में नुकसान होने लगा, तो मैंने उससे कहा कि वह कम लोगों की मदद किया करे। उससे बातचीत के दौरान मैं यह समझ गया कि दरअसल वह दूसरों की मदद नहीं करना चाहता है, परंतु जब कोई मदद मांगता है तो वह इनकार नहीं कर पाता। वह इनकार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। विसंगति यह है कि जब वह दूसरों के काम करने में अपना समय बर्बाद करता है तो उसे बुरा लगता है। इस वजह से जब लोग उससे फोन पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उसे मजबूरन अपनी पत्नी और बच्चों से यह झूठ बुलवाना पड़ता है कि वह घर पर नहीं है। शुरुआत में मदद करने के बाद भी उसके संबंध अंततः असफल होते हैं क्योंकि लोगों को यह एहसास हो जाता है कि वह उनसे कतरा रहा है। किसी व्यक्ति का व्यवहार तब सच्चा समझा जाता है जब वह तात्कालिक असुविधा या संकोच के बावजूद अपने वास्तविक विचार व्यक्त करें। हम में से अधिकांश अप्रिय स्थिति को टालना पसंद करते हैं। हमारे आसपास के लोग आमतौर पर तार्किक होते हैं और अगर हम उनसे कहें कि हम कोई काम नहीं कर सकते, तो वे समझ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना मांगे हर तरह की सहायता करने का आश्वासन देते हैं। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई अन्य चीज दिलवा सकता है। जब आप मदद करने के लिए उनसे अगले दिन मिलते हैं, तो वे अमूमन कहते हैं कि वह आदमी अभी छुट्टी पर है और आप 3 दिन बाद इस काम की याद दिलाएं। जब आप 3 दिन बाद याद दिलाते हैं, तो वे आपको बताते हैं कि उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर नहीं मिल रहा है। आखिरकार आप समझ जाते हैं कि या तो वे किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं या फिर वे आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं। ऐसे संबंधों का अंत शर्मनाक होता है। दोस्तों, ये केस स्टडी इन्होंने दी है कि रचना कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। वह अंतर्मुखी और अच्छे स्वभाव की लड़की है। उसके साथ समस्या यह है कि वह किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। वह ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करती है ताकि हर व्यक्ति उसे पसंद करे। अधिकांश लोग उसे महत्व नहीं देते हैं। मैंने उससे पूछा कि अगर वह किसी चीज को पसंद नहीं करती तो इनकार करने में क्या हर्ज है।
उसने जवाब दिया कि उसे यह डर रहता है कि वह रिश्ते या व्यक्ति को खो देगी और मामला बिगड़ जाएगा। उसकी सहेलियां उससे पैसे, किताबें या दूसरी छोटी मोटी चीजें उधार ले जाती है और उन्हें वापस नहीं लौटाती है। अपनी चीजें दोबारा मांगने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। जाहिर है कुछ सहेलियां उसके नजरिए के कारण होने वाले इस नुकसान की वजह से उससे सहानुभूति रखती हैं। जब माता पिता को पता चलता है कि उसकी चीजें नहीं मिल रही है तो वह उनसे झूठ बोल देती है कि वे गुम गई है या किसी ने उन्हें बस में चुरा लिया है। एक दिन उसके एक मित्र प्रसाद ने उससे कहा कि वह उससे प्रेम करता है और शादी करना चाहता है। रचना के मन में उसके प्रति ऐसी भावना नहीं थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे। स्पष्ट रूप से उसने इस विषय पर हाँ या ना किए बिना उसके प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। वह जानती थी कि वह उससे प्रेम नहीं करती थी, इसलिए वह हाँ नहीं कह सकती थी। बहरहाल वह ना भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उसे डर था कि इससे प्रसाद को चोट पहुंचेगी। उसने इस मामले को कुछ महीनों तक खींचा। उसके इस तरह के व्यवहार से प्रसाद को लगा कि वह भी उससे प्रेम करती है। यह सोचकर वह उसके लिए तोहफे और कार्ड खरीदने लगा। प्रसाद के रवैये से रचना की परेशानी बढ़ती गई, परंतु उसे इस स्थिति से निपटने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। प्रसाद ने अपने सभी मित्रों को बता दिया कि रचना और उसका प्रेम संबंध चल रहा है और वे विवाह करने वाले हैं। यह खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। रचना की सहेलियां उसे चिढ़ाने लगी। शर्म के मारे रचना को अपनी भावना स्पष्ट करने में बहुत कठिनाई हुई। रचना के पिता, जो यह बात समझते थे कि प्रसाद का प्रेम संबंध एक तरफा है, प्रसाद से मिले और उसे पूरी स्थिति समझाई। प्रसाद को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रचना के माता पिता, शिक्षकों और मित्रों ने रचना को विवश किया कि वह प्रसाद को साफ साफ यह बता दे कि उसने उससे कभी प्रेम नहीं किया। इस सच्चाई का सामना करने में प्रसाद ने लगभग 3 कष्टकारी महीने गुजारे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों का ही पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो चुका था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका संबंध खत्म हो गया। यह संबंध जीवन भर के लिए शर्मनाक याद बनकर रह गया। किसी न किसी हद तक हम सभी संकोचपूर्ण संबंध को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें पूरा करने का हमारा मकसद नहीं होता। हम सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है, परंतु सच्चाई यह है कि ऐसा व्यवहार हमें स्वस्थ संबंध बनाने से रोकता है। याद रखें, संकोचपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप हमें जीवन में छोटी से लेकर गंभीर असफलताओं तक का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, संकोचपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप हमें जीवन में छोटी से लेकर गंभीर असफलताओं तक का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये एक शर्मनाक घटना थी जिसको प्रसाद ने एक तरफा मान लिया। उसको अब उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि रचना ने उसको जवाब ही नहीं दिया। अगर वो जिस दिन उसने बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ या शादी करना चाहता हूँ, अगर रचना उसे उसी दिन या 1-2 दिनों के बाद बता देती कि भाई ये आपकी भूल है, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, ये बात सही है, हम एक दूसरे के बीच हमारा कोई प्रेम संबंध नहीं है, दोस्ती यारी है, इतना अगर वो बोल देती तो उन दोनों की लाइफ बर्बाद नहीं होती। क्योंकि उसको नॉर्मल होने में, इन दोनों को नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक शर्मनाक अंत है किसी भी कहानी का। क्योंकि स्पष्ट उन्होंने कहा ही नहीं है
प्रसाद अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन रचना जो कि शर्म महसूस करती है कि उसको बुरा ना लगे, अरे भाई बुरा लगे तो लगने दो, लेकिन आपकी लाइफ जो कि बर्बाद होने वाली है, आप दिन रात काम नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं, दिमाग में टेंशन हो रहा है, चिंता हो रही है, तो आप अच्छे से काम करेंगे कैसे? तो ये एक जो कि 39वां कारण था। और संकोचपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप हमें जीवन में छोटी से लेकर गंभीर असफलताओं तक का सामना करना पड़ सकता है, जरूर करना पड़ सकता है। तो ये था 39वां कारण। ये था 39वां कारण। अब हम बात करने वाले हैं 40वें कारण की, क्योंकि 40वां जो कारण है ये है संबंध में गलत फहमी। ये 40वां कारण है असफलता का, जिसका नाम है संबंध में गलत फहमी। जो लोग संबंध को जारी नहीं रखना चाहते, वे जानबूझकर गलत फहमी पैदा करते हैं। जो लोग संबंध को जारी नहीं रखना चाहते, वे जानबूझकर गलत फहमी पैदा करते हैं। जब किसी संबंध में रुचि कम हो जाती है, तो गलत फहमी पैदा करने के आधार खोजे जाते हैं। यह हैरानी की बात है कि जब संबंध में हमारी कोई रुचि ही नहीं है, तो हमें संबंध बनाने या गलत फहमी पैदा करने की क्या जरूरत है? विसंगति यह है कि हम चाहे या ना चाहे, हमें इस दुनिया में कुछ लोगों के साथ संबंध बनाना ही पड़ता है। चाहे हम चाहें या ना चाहें, लेकिन कुछ लोगों के साथ इस दुनिया में हमें संबंध बनाना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, चाहे आप पसंद करें या ना करें, आपको अपने बॉस, सहकर्मियों, पड़ोसियों, सास ससुर आदि के साथ संबंध रखना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी भी हो सकती है। अगर काम कर रहे हैं तो बॉस के साथ, सहकर्मियों के साथ आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। पड़ोसियों के साथ, सास ससुर के पास आपके जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। मैं यहाँ इस मुद्दे को रेखांकित करना चाहता हूँ कि ऐसे संबंधों में समस्या को कम करने के बजाय उसे बढ़ाने और खुद को या अन्य लोगों को कष्ट देने की प्रवृत्ति होती है। दरअसल ऐसे संबंध तभी हितकारी बन सकते हैं जब हम अपेक्षाओं और पूर्वाग्रहों के बिना व्यवहार करें। उदाहरण के लिए, हर घर में सास बहू एक दूसरे के प्रति दोस्ताना और स्नेहपूर्ण व्यवहार कर सकती हैं। दुर्भाग्य से उनमें से एक या दोनों के अपरिपक्व व्यवहार के कारण उनका संबंध कटु बन जाता है। दोनों ही अपने मनोभावों से प्रेरित होकर एक दूसरे को गलत समझने की कोशिश करती है। गलत समझने के लिए वे एक दूसरे के साथ गलत तरीके से संप्रेषण करती है और सामने वाले की अपेक्षाओं को पूरा करने से बचती है। हालांकि वे उन अपेक्षाओं को बहुत आसानी से पूरा कर सकती है। अगर सामने वाले को उनसे ज़्यादा कष्ट हो, तो वे अपने कष्ट को हंसकर झेल लेती हैं। अगर हम किसी को गलत समझना चाहे, तो हमें हर चीज़ गलत दिख सकती है। उदाहरण के लिए, अगर बहू डायबिटीज की रोगी सास से मीठा कम खाने को कहे, तो सास इस बात को गलत समझ सकती है और यह सोच सकती है कि बहू उसे काबू में कर रही है। इसी तरह अगर चिंतित सास यह पता लगाने के लिए फोन करे कि बहू ऑफिस के बाद सामान्य समय पर क्यों नहीं आई, तो बहू यह सोच सकती है कि सास उसकी जरूरत से ज्यादा निगरानी कर रही है। किसी के वास्तविक इरादे को गलत समझने का कोई कारण नहीं होता, परंतु हम में ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस वजह से हमें उस संबंध के दर्द को बढ़ाने का पर्याप्त अवसर मिलता है।
मेरे एक मित्र का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। ये केस स्टडी है। मेरे एक मित्र का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। वह उससे शादी करना चाहता था, परंतु संबंध को गलत समझने के कारण उसने उससे शादी नहीं की। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड अपनी शादी के सिलसिले में एक लड़के और उसके माता पिता से मिलने को तैयार हो गई थी। इससे उसे चोट पहुंची और उसने संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया। लड़की ने उससे मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह मिलने को तैयार नहीं हुआ। इस संबंध के बारे में अधिक जानकारी मिलने पर मुझे पता चला कि उस संबंध में उस लड़के की दिलचस्पी खत्म हो गई थी। बहरहाल उसकी शिक्षा, संस्कार और आत्मसम्मान उसे उस संबंध को खत्म करने से रोक रहे थे। इसलिए अचेतन रूप से वह किसी उपयुक्त अवसर का इंतजार कर रहा था, जिस कारण वह सिद्धांतों के आधार पर संबंध को खत्म कर सके। गलत समझने की यह कितनी बड़ी आंतरिक प्रेरणा थी। यह ज्यादा अच्छा रहा होता अगर मेरे मित्र ने यह स्वीकार किया होता कि उस संबंध में उसकी रुचि खत्म हो गई है, परंतु ईमानदारी की वजह से वे मित्र बने रह सकते हैं और मधुर संबंध बनाए रख सकते थे। इसी तरह कोमल संबंधों में गलत फहमियां पैदा करने की प्रवृत्ति होती है कोमल में, क्योंकि वे किसी व्यक्ति के महत्व को जताने के अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपनी दोनों बहनों के लिए किसी मौके पर तोहफे खरीदते हैं। आपकी बड़ी बहन को लगता है कि आपने छोटी बहन को ज्यादा अच्छा तोहफा दिया है, क्योंकि आप उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। वह आपसे बातचीत बंद कर देती है। जब आप उससे इसका कारण पूछते हैं तो वह रोते हुए कहती है कि आप उससे कम प्रेम करते हैं। आप उसे मनाते हैं और अपने प्रेम के बारे में आश्वस्त करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह आपको दोबारा गलत समझने के मौके की तलाश करेगी, क्योंकि ऐसी गलतफहमियों से उसे नजदीकी और महत्व की भावना मिलती है। बहरहाल सभी लोग इस बहन जितनी खुशकिस्मत नहीं होते। कुछ लोग गलतफहमी को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। अंततः इसके परिणाम स्वरूप संबंध असफल हो जाता है। हम लोग जीवन में किसी न किसी मोड़ पर गलतफहमी की घटनाओं, अवसरों, स्थितियों की तलाश करते हैं। जैसा मैंने बताया है, हम ये अवसर दो विपरीत स्थितियों में खोजते हैं। पहली, जब हमें यह पता चलता है कि कुछ लोगों के साथ मजबूरी में संबंध बनाए रखना होता है, और दूसरी, जब हम बहुत करीब होते हैं तथा उसे नजदीकी को बनाए रखना चाहते हैं। जब किसी भी तरह की गलतफहमी होती है तो संबंध के असफल होने की प्रबल संभावना होती है। दोस्तों, ये था 40वां कारण। ये श्रीनिवास और कंडुला ने की जो बुक है असफलता सफलता की सीढ़ी है, इसका ये 40वां कारण था। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे वापस हाजिर हो जाऊंगा और आपको 41वां कारण बताऊंगा, जो कि छल कपटपूर्ण संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की
इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो और ऑडियो दोनों आपको मिल जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पर वीडियो पहले ही मिल जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।